फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने वार्निंग दी है कई कंट्रीज़ को जो कि डिफेंस इक्विपमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं आर्मीनिया को। इसमें इंडिया, फ्रांस और ग्रीस इंक्लूडेड है। तो एक इवेंट के दौरान इनके द्वारा ओपनली ये चीज़ कहा गया कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और हम बैठकर देख नहीं सकते कि कैसे फ्रांस, इंडिया और ग्रीस आर्मीनिया को वेपनाइज कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो लास्ट जो लड़ाई हुई थी आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में 2020 में नगरोनो कराबख के रीजन को लेकर, इसमें अज़रबैजान ने क्लियरली डोमिनेट किया था आर्मीनिया को अपनी सुपीरियर मिलिट्री की वजह से, और उसके बाद इनके द्वारा इस रीजन में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया। तो ये रीजन अभी भी कंट्रोवर्शियल है और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में फिर से इस रीजन को लेकर लड़ाई हो। तो आर्मीनिया द्वारा अपनी मिलिट्री को फिर से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जो लॉसेस हैं उनको फिर से कवर किया जा रहा है और कैपेबिलिटी को पहले से ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। वहीं पर बात करें अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है ये इजराइल का है। इनके द्वारा ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स सब इजराइल से लिए गए हैं। इवन टर्की भी इनके लिए एक मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है। लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है कि जब इनके द्वारा अपनी मिलिट्री को मजबूत किया जा रहा था तो तब क्या ये रीजन अनस्टेबल नहीं हो रहा था, जिसके बाद आपने एक्चुअल में वॉर की स्टार्ट करी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करके। वहीं पर आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया काफ़ी हद तक रशिया पर डिपेंडेंट थी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को लेकर, और एक तरीके से जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट था रशिया से ये आर्मीनिया को नहीं मिला, जिसकी वजह से एक मेजर डिफीट इनको झेलनी पड़ी। तो अब जो सवाल उठता है वो ये है कि इंडिया का यहाँ पर रोल कैसे आया। तो इसके लिए भी अज़रबैजान खुद जिम्मेदार है। देखा जाए तो अज़रबैजान के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इकोनॉमी बेटर है, ऑयल इकोनॉमी है। तो इंडिया जैसी कंट्री अगर अज़रबैजान के साथ अच्छे टाइज रखे तो इसमें दोनों का फ़ायदा हो। पर अज़रबैजान की साइड से ही शॉर्ट साइटेडनेस दिखाई गई और इन्होंने एक एक्सिस फॉर्म करने पर काम किया जो कि टर्की और पाकिस्तान के साथ था, और 2019 से ही ये पाकिस्तान के साथ स्टैंड करते हैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर, और बीच में कई बार इंडिया के अगेंस्ट में बयान दिए भी गए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इस्लामिक ब्रदरहुड के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, ये खुद इजराइल से वेपन्स भी ले रहे हैं, पर फिर भी पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर स्टैंड करना, ये विचार क्यों आया और इससे इन्हें क्या फ़ायदा हुआ, ये हमारी समझ के परे है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इवन आज भी चौथे नंबर पर इंडिया को ही करते हैं। पहले में इनके लिए इटली है, फिर टर्की है, फिर इजराइल है, और उसके बाद इंडिया को ही इनके द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है अपने गुड्स का। और उसके बाद जो कंट्री आती है वो ग्रीस है, और अगर आप इंडिया और ग्रीस से टोटल एक्सपोर्ट को जोड़ लें तो ये ऑलमोस्ट 8% के ऊपर का है, वो भी इनके टोटल एक्सपोर्ट का। तो ये जो एक्सेस टर्की और पाकिस्तान के साथ फॉर्म किया है ये इनके लिए नुकसानदेह ज़रूर है, फ़ायदा तो इन्हें कहीं से नहीं मिल रहा है। इवन टर्की के साथ जो एक्सेस फॉर्म किया है वो समझ में भी आता है, क्योंकि टर्की को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ये गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी ये टर्की से ही करते हैं, वेपन्स भी टर्की से लेते हैं। पर पाकिस्तान से इकोनॉमी को लेकर दूर दूर से अज़रबैजान का नाता नहीं है। उल्टा पाकिस्तान के साथ कोलैब करने का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर में प्रोवाइड ही कराना पड़ सकता है, वहाँ से मिलने की कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ऑल्दो बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि JF-17 इनके द्वारा लिए जा रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन उसके लिए चाइना से भी डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता था, और अल्टीमेटली जो मेजर अमाउंट है ये चाइना की ही जेब में जाएगी। तो एक तरीके से अज़रबैजान ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इंडिया को अपने खिलाफ खड़ा किया है। यहाँ तक कि ग्रीस को भी अपने खिलाफ इन्होंने अपनी ही गलती से खड़ा किया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के जो इकोनॉमिक टाइज हैं अज़रबैजान से ये ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग है। फ्रांस का जो मेन इंटरेस्ट है वो इस रीजन में रशिया की पकड़ को कमज़ोर करने का है, और अभी जो आर्मीनिया की वल्नरेबल स्टेट चल रही है इसका फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस द्वारा रशिया की जगह लेने की कोशिश करी जा रही है। और फ्रांस के मिलिट्री सपोर्ट की बात करें तो फ्रांस ने अभी तक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स प्रोवाइड कराई हैं, 50 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स प्रोवाइड कराए हैं, और 3 तालिस के ग्राउंड मास्टर 200 रडार्स प्रोवाइड कराए हैं। साथ में राइफल्स के साथ ट्रेनिंग भी आर्मीनियन मिलिट्री ऑफिसर्स को प्रोवाइड कराई जा रही है फ्रांस द्वारा। इंडिया की बात करें तो इंडिया से मेजर मिलिट्री कंपोनेंट्स आर्मीनिया द्वारा लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को इंडक्ट किया गया है। हाविट्जर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के हाविट्जर्स लिए गए हैं, जिसमें एटैक्स शामिल है। बाकी भारत फोर्ज के TC-20 हैं, गरुण 105 हैं, पिनाका रॉकेट्स हैं, और पॉसिबली आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं।
साथ में इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि इंडिया द्वारा हो सकता है जो मिलिट्री एक्सपोर्ट है ये फर्दर बढ़ाया जाए और इसमें लॉन्चिंग म्यूनिशंस और कुछ बिग टिकट्स आइटम भी हो सकते हैं जो कि हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वार्निंग देने के बजाय अगर डिप्लोमेटिकली अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इंडिया से बात करें और अपने टाइज़ बेहतर करने की कोशिश करें तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वरना अज़रबैजान की कोई पोजीशन नहीं है कि वो इंडिया को वार्निंग दे सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।